पता होगा कि हमारी एक डायरेक्टिव वर्ड्स की सीरीज चल रही है। हमने डायरेक्टिव वर्ड्स की एक सीरीज शुरू किया था। डायरेक्टिव वर्ड्स, हमने आपको बताया था कि डायरेक्टिव वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जब हम एग्जाम में कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे होते हैं, चाहे स्कूल में या ग्रेजुएशन में या कंपटीशन के अंदर, तो हमेशा क्वेश्चन के साथ एक डायरेक्टिव वर्ड अटैच होता है। आपने देखा होगा डिफाइन, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, एग्जामिन, इवेलुएट, इनुमरेट, क्रिटिकली एग्जामिन, ये डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं। तो ये हमें बताते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है और क्वेश्चन में क्या लिखना है। तो वो डायरेक्टिव सीरीज जो हमारी चल रही थी, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ टर्म्स को अभी तक कंप्लीट कर लिया। हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि आंसर्स जो हम लोग लिखते हैं एग्जाम में, इनकी दो कैटेगरी होती है। एक डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं और एक एनालिटिकल आंसर्स होते हैं। ज्यादा मार्क्स हमें मिलता है एनालिटिकल आंसर को अटेम्प्ट करने में। अगर डिस्क्रिप्टिव दिया है और एनालिटिकल दिया है, सेम मार्क्स का है और आपने दोनों को अटेम्प्ट किया है, तो ऐसा देखा जाता है कि ज्यादा मार्क्स मिलता है एनालिटिकल आंसर को लिखने में, क्योंकि एनालिटिकल आंसर वही लिख सकता है जिसकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और जिसने बहुत अच्छे से टॉपिक्स को पढ़ा होगा। टॉपिक्स के कई डायमेंशंस को जिसने पढ़ा होगा वही एनालिटिकल आंसर लिख सकता है। जिसने सिर्फ सीधा सीधा एक एक चीज पढ़ी हुई है वो एनालिटिकल आंसर नहीं लिख पाएगा। जिसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, एनालिटिकल आंसर नहीं लिख पाएगा। तो एनालिटिकल आंसर को लिखने में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो डायरेक्टिव वर्ड्स में अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर डिफाइन पूछा गया है एग्जाम में तो हमें क्या लिखना है, ठीक है, इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर डिस्क्राइब पूछा गया है क्वेश्चन में तब हमें क्या लिखना है। अगर एक्सप्लेन पूछा गया है क्वेश्चन में तब हमें क्या लिखना है, कितना लिखना है, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे कि अगर क्वेश्चन में एग्जामिन करने के लिए बोला गया है, किसी टॉपिक को एग्जामिन करने के लिए, आमतौर पे एग्जामिन करने के लिए आपको जब बोलता है तो जानते हैं क्या बोलता है एग्जामिन करने के लिए। हमेशा जब भी आपसे एग्जामिन करने के लिए पूछेगा तो ज्यादातर केस में क्या होता है, एग्जामिन करने के लिए जब देता है तो एग्जामिन करने के लिए आपसे क्या करेगा, आपको दिखाते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिन करने के लिए। एग्जामिन करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं यहां पे टाइप ए क्वेश्चंस और टाइप बी क्वेश्चंस। टाइप ए क्वेश्चंस वो होते हैं जो एग्जामिन करने के लिए पूछता है। उसके अंदर आपको क्या करेगा, किसी स्कॉलर की कोई कोटेशन दे देगा, किसी स्कॉलर या लीगल ज्यूरिस्ट या किसी एक्सपर्ट की डेफिनेशन, कोटेशन, उनकी ओपिनियन दे देगा। उस ओपिनियन को देने के बाद कहेगा कि इस ओपिनियन को एग्जामिन करो इन द लाइट ऑफ सेक्शन 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको एग्जामिन करो इन द लाइट ऑफ सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसको एग्जामिन करो किस सेक्शन में, सेक्शन 28 की लाइट में। सो सेक्शन 28 की लाइट में मतलब सेक्शन 28 के हिसाब से इसको एग्जामिन करो। एक आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा आपको क्वेश्चन टाइप बी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेगा। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि आपको डायरेक्ट आपको सेक्शन दे देगा। जैसे कि कोई सेक्शन हम लोग उठा लेते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन डिफाइन करी गई है सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको क्या करेगा, सेक्शन 2H की ये जो डिफिनेशन है, यहां पे क्या करेगा, आपको ये पूरी डिफिनेशन दे देगा कॉन्ट्रैक्ट की, और उसके बाद कहेगा कि इसी डिफिनेशन को एग्जामिन करो सेक्शन 2H की लाइट में। तो इस तरीके से जब भी आपको एग्जामिन करने के लिए पूछता है तो ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि आपको किसी की कोटेशन दे देगा, आपको किसी की ओपिनियन दे देगा, आपको किसी की डिफिनेशन दे देगा, या डायरेक्ट सेक्शन को कोट कर देगा और आपसे बोलेगा एग्जामिन करने को। तो हमारे पास ये दो सेट हैं एग्जामिन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। आमतौर पे जनरल रूल क्या होता है, देखिए जनरल रूल ये है कि एग्जामिन के अंदर हमें एनालिटिकल आंसर लिखना होता है। एनालिटिकल मतलब कि हमें आंसर के अंदर डीप एनालिसिस करनी होती है। आप देखिएगा, आप ये डायरेक्टिव वर्ड्स के बाद जब आंसर अटेम्प्ट करेंगे, आपको एहसास होगा कि आपका पहले से ज्यादा मार्क्स आएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर लिख रहे हो।
तो आपको एन एग्जामिन वाले क्वेश्चन में डीप एनालिसिस करना होता है। डीप एनालिसिस मतलब उसके फायदे, नुकसान, कॉजेज, इफेक्ट। डीप एनालिसिस के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे कॉजेज, जैसे इफेक्ट, जैसे स्कोप, जैसे ऑब्जेक्ट, रीजन, ठीक है, मेरिट्स, डीमेरिट्स। लेकिन हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी देखना है कि क्वेश्चन में मेरिट्स डीमेरिट्स की जरूरत है भी कि नहीं। भाई बहुत से ऐसे टॉपिक होंगे, हो सकता है मेरिट्स डीमेरिट्स है ही नहीं उसके अंदर, हमें खुद नहीं पता है, तो हम कहां से लिख देंगे, जब बुक ही में नहीं लिखा है या कहीं दिया ही नहीं गया, कहां से लिख देंगे। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज की एनालिटिकल इसमें डीपली एनालिसिस करना है तो ये सारी चीजें आपको उठा के लिख देना है। हम यहाँ पे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट समझेंगे क्वेश्चन को पढ़ के। जब भी क्वेश्चन आए पहले क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके क्वेश्चन को समझिए, अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बनाइए, इसमें हमें लिखना क्या है। ये सारी चीजें आपकी तभी इंप्रूव होंगी जब आप डेली या रेगुलरली आंसर लिख रहे हो। ये सब एक दो दिन में नहीं इंप्रूव होंगी। अगर आप रेगुलरली आंसर प्रैक्टिस कर रहे हो, एक टाइम के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या डायरेक्टिव वर्ड है, उसमें क्या लिखना है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ, और हम अपनी पीडीएफ खोलते हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन एग्जाम के क्वेश्चन की एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या लिखना होता है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहाँ गया, सर डिस्क्राइब में निगेटिव या क्रिटिसिज्म नहीं लिख सकते, बट एक्सप्लेन में सब पॉजिटिव निगेटिव लिख सकते। देखिए बहुत सारी चीजें मैटर करती है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन में भी है, लेकिन और क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। ठीक है, हम लोग अभी इसको और प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग क्वेश्चन को, तो वो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, हम थोड़ा इसको बताएंगे आपको और अच्छे से। ठीक है, एक्सप्लेन वाले टॉपिक को अभी हम जो देख रहे हैं वो हमें मिल नहीं रहा है। हाँ, तो आज जो हम लोग कवर करेंगे वो हम लोग कवर करेंगे जो एग्जामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी आपको ये समझ में आ गया, हम लोगों ने एग्जामिन वाले क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए, टाइप बी। ठीक है, तो जैसे कि इसमें स्कॉलर की डिफिनेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, स्कॉलर की डिफिनेशन दी गई है, किसी की ओपिनियन दी गई है, किसी का कोटेशन दे दिया गया और उसको बोला किया गया है इसको मेन सेक्शन से मिला के एनालिसिस करो। अगर ऐसा पूछा गया है तो हमें क्या लिखना है, तो हमें क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन जिसके अंदर स्टेटमेंट कोड करेंगे, सेक्शन कोड करेंगे, सिमिलैरिटीज, कॉमन पॉइंट्स, डिफरेंसेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, लिमिटेशन एंड कंक्लूजन। अब देखिए, अगर अगर क्या होता है, अगर मान लीजिए कि कोई स्कॉलर की डिफिनेशन दी गई है, इसी में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। अगर जैसे मान लीजिए हम लोग नीचे आते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। जैसे देखिए, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये मेरे ख्याल से बिहार जुडिशरी का है क्वेश्चन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अब आप लोग, इंसान क्या करता है, सीधे सीधे क्वेश्चन तैयार करके जाता है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज प्रपोजल, व्हाट इज एक्सेप्टेंस, व्हाट इज कंसिडरेशन। हम लोग इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सर विलियम एंसन, सर विलियम एंसन की काफी कमेंट्री आपको मिलेगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर, यानी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इनकी आपको काफी काफी अलग अलग इनके कोट्स आपको मिलेंगे। तो इन्होंने कहा है अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल एट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट जो है एक अग्रीमेंट है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इनफोर्सेबल एट लॉ, जो लॉ के द्वारा इनफोर्सेबल होता है, बिल्कुल सही, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डिफिनेशन के मुताबिक है। बिटवीन टू और मोर पर्सन, बिटवीन टू और मोर पर्सन, हाँ ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहे हैं। बाय विच राइट्स आर एक्वायर्ड बाय वन और मोर एक्ट, जिसके जरिए राइट एक्वायर करी जाती है बाय वन और मोर एक्ट, एक्ट के जरिए या फोरबियरेंस के जरिए, जैसे कंसिडरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, ऑन द पार्ट ऑफ द अदर और अदर, सर विलियम एंसन। अब देखिए, अब ये एक एक लीगल ज्यूरिस्ट की इन्होंने यहाँ पे एक ओपिनियन दे दिया, उनकी एक कोटेशन दे दिया, ठीक, उनका उनका उनकी एक डिफिनेशन दे दिया,
कि किस तरीके से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया। अब नीचे लिखा हुआ है एग्जामिन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करो इन द लाइट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिवन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बिहार जुडिशरी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना किस तरीके का है। सर विलियम एंसन की डेफिनेशन दी गई है और कहा गया है कि इनका जो स्टेटमेंट है इसको एग्जामिन करो, एग्जामिन करो किसकी किसकी रोशनी में, इसको एग्जामिन करो इन द लाइट ऑफ द डेफिनेशन गिवन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन से इससे मिला के एग्जामिन करो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है इसके अंदर ये समझना है। अब एग्जामिन दिया है, अब आप समझ लीजिए कि ये एक आपका टाइप क्वेश्चन हो गया एग्जामिन का। तो सबसे पहले हम अपना आंसर, हमारा आइडियल आंसर किस तरीके से तैयार होगा, हम पहले एंसन की डेफिनेशन लिखेंगे जो उसने दिया है अपने आंसर में। एंसन की डेफिनेशन लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, सेक्शन 2H में, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अब कह रहा है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से मिला के इसको एग्जामिन करो। तो एग्जामिन कैसे होगा, एक की आप दे रहे हो एक की इधर दे रहे हो, तो हम क्या 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 लिखें एग्जामिन में। अब अपने दिमाग से आप सोचिए क्या लिखें। तो अगर यहाँ पे हमें कंफ्यूजन है कि हम क्या लिखें, तो हम क्या करेंगे उस जगह पे इनके इनके इनको इनको कंपेयर करेंगे और इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस लिखेंगे। क्या करेंगे, इनकी इनकी सिमिलैरिटीज, इनके इनके डिफरेंसेस लिखेंगे। अब जब हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस लिखेंगे तो अब आप अपने दिमाग से सोचिए कि जो एंसन ने डिफिनेशन दिया है कॉन्ट्रैक्ट की और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डिफिनेशन लिखी है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डिफिनेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट की तो बहुत छोटी सी है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इन्होंने यहां तक तो लिखा अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ बिटवीन टू पार्ट। अब इन्होंने कुछ इलेबोरेट कर दिया ज्यादा, तो अब हम वहां पे क्या बताएंगे कि हमारे सिमिलर जो जो चीजें पॉइंट सिमिलर होगी वो हम कहेंगे हाँ एंसन और कॉन्ट्रैक्ट की मिलती जुलती बातें हैं। जो बातें अलग इसने बढ़ा दिया है उसको भी हम लिखेंगे और हम ये बताएंगे कि एंसन की डेफिनेशन की क्या बेनिफिट्स है, क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, क्या लिमिटेशन है, क्या कमियां है, क्या ये ठीक है। हम यहाँ पे एंसन की डेफिनेशन जो होगी एग्जामिन करके बताएंगे, इसका एनालिसिस करेंगे। ये आंसर इस तरीके से अटेम्प्ट होगा, ना कि इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अगर आप बताइए, अगर अब आपको ये चीज, अगर ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट नहीं समझ में आई, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, उनको लगेगा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कोट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स लिखेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है ये लिख देगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो कुछ और पूछा गया है, तो मार्क्स तो मिलेगा, मार्क्स आपको मिल जाएगा क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो लिखा है। पूरा मार्क्स तो नहीं कटेगा, मार्क्स तो मिल जाएगा, लेकिन मार्क्स बहुत कम मिलेगा। बात समझ आ रही है अब आपको? बताइए, अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? पहले बताइए। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन ये छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने से नहीं सॉल्व कर लेंगे आप, कि आपने खाली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया तो आप सोचो कि सॉल्व कर लो। इसके लिए आपके कई डायमेंशन रेडी होने चाहिए, और अगर कई डायमेंशन नहीं भी पता है, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है इसको अच्छे से अगर समझा है, इस डेफिनेशन को भी अच्छे से समझा है, तो आप बहुत आसानी से इससे कंपेयर करके डिफरेंसेस बता सकते हो। अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को कॉन्सेप्ट के साथ आपने समझा है अच्छे से, इसके एक एक टर्म्स और एक्सप्रेशन को समझ लिया है, इस तरीके से ये आंसर अटेम्प्ट होगा। ठीक है, तो ये है इसका तरीका। तो अब पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसके अंदर, एंसन की डेफिनेशन जो उसने दिया है, उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2H में दिया गया है हम वो बताएंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बताएंगे सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। तो जैसे कि एंसन की जो डेफिनेशन है वो लिखा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन लिखा, उसके बाद हम क्या बताएंगे, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस। आमतौर पे एग्जामिन वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग कंक्लूजन भी लिखते हैं। कंक्लूजन मतलब कि हमने क्या एग्जामिन किया है उसको, उसकी समरी देना, हमने क्या एग्जामिन किया है। इससे एग्जामिनर को लगता है कि जिसने आंसर लिखा है उसका माइंड पूरे टाइम एक्टिव था, पूरे टाइम उसने माइंड को अप्लाई करके आंसर लिखा है। तो जो हमने लिखा है, हमने क्या लिखा है उसकी समरी
आपको कंक्लूजन में लिखा है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले जो एंसन की डिफिनेशन दी गई है ऊपर, विलियम जोन्स एंसन की जो डिफिनेशन दी गई है, हम उनकी डिफिनेशन को लिखेंगे। उनकी डिफिनेशन लिख दिया, अब नीचे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा, नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पैरा में हम लोग क्या लिखेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनेशन है 2H के अंदर, उसको कोट करेंगे। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इस कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सिंपल है। अब उसके बाद अब शुरू होगा एनालिसिस, दोनों को मिला के एग्जामिन करना। तो अब जब दोनों को हम एग्जामिन करेंगे, तो दोनों को एग्जामिन करने से कुछ बातें जो है वो तो सिमिलर है। जैसे कि इन्होंने बोला अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्रीमेंट होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, पर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। सिर्फ वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो सेक्शन 10 की शर्तों को पूरा करते हैं। तो ये बिल्कुल सही लिखा है इसने। इनफोर्सेबल एट लॉ, इनफोर्सेबल बाई लॉ लिखा है, एट लॉ लिखा है, ये भी बिल्कुल बात सही है। मेड बिटवीन 2 और मोर पर्संस, अब ये बात एंसन की डिफिनेशन में ज्यादा एलैबोरेटेड है। अब यहाँ पे आप क्या, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डिफिनेशन लिख देंगे, लेकिन करना क्या है, एंसन की डिफिनेशन को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डिफिनेशन से मिला के एग्जामिन करना है। सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, ये चीजें लिखनी है। तो यहाँ पे इसने क्या करा है, बिटवीन 2 और मोर पर्सन बाय विच राइट्स आर एक्वायर्ड, अब ये एक्स्ट्रा एलैबोरेट कर रहा है। बाय 1 और मोर एक्ट और फोरबियरेंस, एक्ट और फोरबियरेंस ये तो कंसिडरेशन का पार्ट है, थोड़ा थोड़ा सा ही इसने कंसिडरेशन को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो पहले एंसन की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, फिर उसके बाद सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो एंसन की डेफिनेशन कोट करेंगे, उसके बाद सेक्शन 2H, उसके बाद उसका सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब मेन बॉडी आता है, अब मेन बॉडी आता है। अब पहले 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 क्या करना है, इंट्रोडक्शन, जो हमारा पहला पैरा होगा इंट्रोडक्शन, उसके अंदर क्या होगा, एंसन की डेफिनेशन कोट किया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन कोट किया। अब हम ये बताएंगे कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। अब हम लोग पहले पॉइंट में जो पहला पैरा चल रहा होगा, एंसन की डिफिनेशन लिखा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डिफिनेशन लिखा। अब हम ये बताएंगे कि अब हम आगे चल के इनको जो है मिला के एग्जामिन करेंगे, ये बता दिया। अब ये बता दिया, अब यहां से शुरू हुई हमारी मेन बॉडी। अब ये मेन बॉडी एनालिसिस शुरू हो गया हमारा। एनालिसिस में हमने आपको बताया क्या होगा, दो सबसे अहम है, सिमिलैरिटीज, दोनों में एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी है, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस बताना। एंसन की डिफिनेशन ज्यादा एलैबोरेट है, जैसे कि 2 और मोर पर्संस एक्स्ट्रा लिख दिया है। राइट्स एक्वायर्ड जो कंसिडरेशन का पार्ट है, इन चीजों को लिखा। मेरिट्स ऑफ एंसन्स डिफिनेशन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिखा रहा है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिखा रहा है। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डिफिनेशन है बहुत छोटी है, स्टैट्यूटरी डिफिनेशन है, और जो जो एंसन की डिफिनेशन है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा दिखा रहा है, ज्यादा एलैबोरेटेड है। ठीक है, मेरिट्स डीमेरिट हो गए, और उसके बाद जो हमने जो भी पूरा एग्जामिन किया है उसी को हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया कि एंसन की डिफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कंसिस्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा डिटेल्ड है। अब देखिए एक क्वेश्चन और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आप लोगों ने देख लिया टाइप ए क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी एग्जामिन में पूछा गया है। अब आप सोचोगे कि कोई भी क्वेश्चन एग्जामिन में अगर पूछ लेगा तो हम सब जगह मेरिट्स डिमेरिट्स सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस, ऐसा नहीं है। एग्जामिन का मतलब नो डाउट ये है कि इसको डीपली एनालिसिस करना है। ये डिस्क्रिप्टिव से थोड़ा हट के होता है। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, टॉपिक लिखा, फैक्ट्स लिखा, एसेंशियल्स लिखा, वो टॉपिक जो है बस वो बता देना है, जैसे डिफाइन, डिस्क्राइब, वो सारी चीजें हमने बता देना उसके अंदर, ठीक है। लेकिन जब एग्जामिन आता है तो एग्जामिन का मतलब होता है कि डीपली उसको एनालिसिस करो, यानी टॉपिक के अंदर जाओ, उसके कई डायमेंशन का एनालिसिस करो, ठीक है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन, एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रिस्ट्रिक्टेड, कोई भी एग्रीमेंट करना जिससे कोई पार्टी जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए, रोक दी जाए, एब्सोल्युटली पूरी तरीके से, फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट्स, अपने राइट्स को एनफोर्स करने से, अंडर और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कह रहा है कि कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसमें पार्टी को रोक दिया जाए अपनी राइट को एनफोर्स करने के लिए, एब्सोल्युटली, बाय द यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग्स, by the usual legal proceedings in the ordinary tribunals
or which limits the time within which he may thus enforce his right is void to that extent. अब ये देखिए फिर, अब डायरेक्ट एक इन्होंने कोटेशन दिया है, इसको एग्जामिन करने के लिए बोला है। अब क्या बोला है? एग्जामिन दिस स्टेटमेंट in the light of section 28 of the Indian Contract Act 1872. Illustrate your answer with help of case law. अब क्योंकि इसके अंदर केस लॉ के लिए बोल दिया गया है तो केस लॉ लिखना मस्ट है। इसके अंदर आपको हर हाल में केस लॉ लिखने पड़ेंगे, 2-3 जितने आप लिख सकते हो इसके अंदर। तो अब देखिए, अब ये एक स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन के अंदर, ये एक स्टेटमेंट दिया है। अब कहा गया है कि इसको भी एग्जामिन करो इन द लाइट ऑफ सेक्शन 28। वहां पे एंसन की डिफिनेशन दी गई थी और बोला गया था कि उसको एग्जामिन करो इन द लाइट ऑफ सेक्शन 2H, वो भी पूछा गया था। ये भी बिहार जुडिशरी के अंदर पूछा गया है। अब देखिएगा, अब सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो अब पहले यहाँ पे कुछ नहीं दिया है कि ये कौन कह रहा है, ये किसकी बात है, नहीं पता। तो सबसे पहले अब इसको समझना पड़ेगा कि ये इन्होंने जो कोटेशन दिया है, ये यहाँ पे ये जो कोट कर रहे हैं, ये लाए कहां से है। समझ में आ रहा है आप लोग को? आप सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ये लोग लाए कहां से हैं हम लोग, तभी तो हम सही से उसको इन द लाइट ऑफ सेक्शन 28 बताएंगे। तो अब पहले ये समझना पड़ेगा। अब जब ये समझने के लिए हमें पता होना चाहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने अच्छे से पढ़ा है तो हमें पता चलेगा कि ये डायरेक्ट इन्होंने सेक्शन 28 को कोट कर दिया है। सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पूरी सेक्शन को यहाँ पे लिख दिया है। अब ये लिखा है और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको एग्जामिन करो सेक्शन 28 की रोशनी में। ये नहीं बोला है कि ये सेक्शन 28 में लिखा है, अब लिखा है सेक्शन 28 की रोशनी में इसको एग्जामिन करो। अब वहां वाला जो क्वेश्चन था, एंसन वाला था, वो तो समझ में आ रहा था कि चलो दोनों का हमने कंपेयर करा, हमने वहां पे सिमिलैरिटीज बता दी, डिफरेंसेस बता दिए, एंसन की डिफिनेशन के मेरिट्स, डिमेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस बता दिए। ये तो डायरेक्ट सेक्शन 28 कोट करके दे रहा है, तो इसके अंदर क्या लिखना है? अब देखिए, अगर किसी सेक्शन को देते हैं, वो सेक्शन को कोट करते हैं और सेक्शन को लिख के, उसी सेक्शन को लिख के आपसे एग्जामिन करने के लिए बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, अनलेस कि उस सेक्शन के अंदर कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हो या उसको लेके हमारे देश में बहुत ज्यादा डिबेट्स चलती हो या उसको लेके बहुत डिस्कशन चलते हो, तो बात अलग है, आप उन चीजों को ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भाई सेक्शन 28 तो लेजिस्लेचर्स ने बनाया है, हम कैसे जाके बता देंगे कि सेक्शन 28 में ये गलती है, ये गलती नहीं है। अनलेस की टॉपिक के अंदर ये बताया गया है कि इसके अंदर क्या क्या खामियां हैं या हम लोगों ने पढ़ा है कि हाँ इसमें कमियां हैं, तो समझ में आता है। अदरवाइज ये तो लेजिस्लेचर्स के द्वारा बनाया गया है, हम इसके अंदर कमियां कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हम मेरिट्स, डिमेरिट्स नहीं लिखेंगे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने डायरेक्ट सेक्शन 28 से क्वेश्चन पूछ लिया है। जैसे मान लीजिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2H से डायरेक्ट पूछ लेगा, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम उसको कैसे क्रिटिसाइज करेंगे? मेरिट्स, डिमेरिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या अच्छाई है, क्या फायदा हो रहा है, हम कैसे लिख पाएंगे इसके अंदर? भाई जो बनाया गया है वो तो हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि लॉ बहुत अच्छा बना है, प्रॉपर बना है, यही तो मान के चलेंगे, तभी तो वो हमारे ऊपर लीगल है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव आंसर का पैटर्न फॉलो करना है, जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तो इसके अंदर आपको इसने सारी चीजें बता दिया है कि बस कुल मिला के सेक्शन 28 को एग्जामिन करना है। तो सेक्शन 28 को एग्जामिन करने का मतलब कि अब सेक्शन 28 से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी, इसकी डिफिनेशन, इसके साथ साथ जो रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि इसमें बोला गया है एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन, उनको एग्जामिन करना, बताना कि एक्चुअली में ये अप्लाई हो रहा है एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन के ऊपर। पार्शियल रिस्ट्रेंट लगा सकते हो, अगर दो कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है तो पार्टी ये एग्री कर सकते हैं कि हम इस कोर्ट में ना जाके दूसरे कोर्ट में जाएंगे। उसके साथ साथ इसका एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन भी है कि हाँ अगर पार्टी जो है ये डिसाइड करती है कि हम अपने मैटर को आर्बिट्रेशन को दे देंगे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, तो ये पूरे तरीके से वैलिड एग्रीमेंट होगा। हो गया आंसर कंप्लीट आपका? कुछ भी आपको मेरिट्स, डिमेरिट्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कहेंगे टाइप बी क्वेश्चन।
एग्जामिन में ही है लेकिन टाइप बी है। इसमें आप एक डीपली एनालिसिस ही कर रहे हो, लेकिन डीप एनालिसिस किसका कर रहे हो? सिर्फ सेक्शन 28 का ही डीप एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन आगे इन्होंने ऐड किया है कि इसके अंदर आपको केस लॉ भी देना पड़ेगा। तो देखिए इंट्रोडक्शन पहला पैराग्राफ में हम लोग सीधा सीधा कोटेशन लिखते हैं, तो जो कोटेशन दी गई लिख दिया। अब हम बताएंगे अपना उसी में कि ये तो एग्जैक्ट सेक्शन 28 का रिप्रोडक्शन है। अब हम सेक्शन 28 को कोट थोड़ी करेंगे, अब हम सेक्शन 28 को कोट थोड़ी करेंगे, जैसे इन द केस ऑफ द एंसन्स डेफिनेशन। सो एंसन्स डेफिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द डेफिनेशन गिवन under the Indian Contract Act in section 2H. So since both the definitions are different, so we quoted both the definitions, like the definition of the answers as well as the definition given under the Indian Contract Act. लेकिन यहाँ पे this is the exact reproduction. It is actually the exact reproduction of the Indian Contract Act. So why would we quote the section 28 twice? The definition is already given here. It is the exact reproduction of the Indian Contract Act, section 28 of Indian Contract Act. So we are not going to exactly write the same definition again or twice. एक बार तो लिख दिया है, अब थोड़ी बताना, बस खाली इतना बताना है कि ये सेक्शन 28 का एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन है। ठीक है, मेन बॉडी आ गई, अब हमें एग्जामिन करना है। अब इसके अंदर, इस सेक्शन 28 के अंदर दो तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हैं। In respect of the enforceability of the agreement, there are two types of restrictions, कि एक तो partial restraint और एक absolute restraint, which prevents the person from enforcing his legal rights by the court, through the court। दो तरीके से restraint करता है, उन दोनों का discussion, absolute restraint और limitation of time partial restraint। पार्शियल रिस्ट्रेंट में लिमिटेशन ऑफ टाइम वाला पार्ट आ गया। लिमिटेशन ऑफ पार्ट मतलब कि अगर आपने किसी को लिमिटेशन पीरियड, किसी मामले में 1 साल की लिमिटेशन पीरियड है, आप अग्रीमेंट करके उसको घटा दो, उसको भी माना जाएगा कि ये भी रिस्ट्रिक्शन है। इसको लिख के हमने एग्जामिन कर दिया, इसका एक्सेप्शन बता दिया, ऑब्जेक्ट बता दिया। अब क्योंकि इसमें बोला गया है केस लॉज लिखने के लिए, तो जो सेक्शन 28 के अंदर केस लॉज होंगे, हम सेक्शन 28 से रिलेटेड जो केस लॉज होंगे उस केस लॉज को भी यहां पास कोट करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। फिर कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे अपने लास्ट में जाके, जो भी हमने एग्जामिन किया, तो हम बता देंगे कि सेक्शन 28 जो है ये पब्लिक पॉलिसी है, इसका ऑब्जेक्ट पब्लिक पॉलिसी है, ताकि कोई इंसान ऐसा एग्रीमेंट ना कर दे जिससे कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है या पावर है उसको कर्टेल किया जा सके, उसको काटा जा सके। समझ में आया आप लोगों को यहां तक? बिल्कुल सही। इसके अंदर एग्जैक्ट, क्योंकि आप बताइए आप सेक्शन 28 को कैसे एग्जामिन करोगे, एग्जामिन कैसे, क्या करोगे एग्जामिन में? जो 28 में लिखा है वही करेंगे हम लोग भाई। 28 के अंदर हम उसके अंदर क्या करेंगे एक्स्ट्रा एग्जामिन, सोचना पड़ेगा। अब आप ये सोच कैसे पाओगे? अगर आपने 28 को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप सोचोगे कि कहीं भी इसका कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिला मुझे, कि लोगों ने कुछ बहुत सारी ओपिनियंस दिया हो कि सेक्शन 28 में बड़ी खामियां हैं, 28 जो है बड़ा दिक्कत कर रहा है लोगों के लिए, बड़ा कंट्रोवर्शियल है सेक्शन, ऐसा कहीं पढ़ा ही नहीं हमने। तो सेक्शन 28 तो बिल्कुल प्रॉपर है कि ऐसे एग्रीमेंट करना जिसमें किसी के आप लीगल राइट्स को इन्फोर्स कराने से रोक लो, तो ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। तो बिल्कुल सीधा सीधा है, तो जो सीधी सीधी बात लिखी होगी हम उसको कोट कर देंगे। तो लेकिन कब? जब आपने सेक्शन 28 को अच्छे से पढ़ा होगा, तभी इस तरह के क्वेश्चंस को हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर कर पाएंगे। आई थिंक वी हैव टू एलेबोरेट, राइट एसेंशियल डेफिनेशन, स्कोप, केस लॉ। बस इतना लिख दिया आपने। ये टाइप बी क्वेश्चन है एग्जामिन में, टाइप बी एग्जामिन भी आप कर रहे हो। एग्जामिन इसलिए लिख दिया इसके अंदर कोई पार्ट आपसे बचे ना इस सेक्शन का। एग्जामिन लिखने का मतलब कोई पार्ट आपसे बचे ना, लेकिन कुछ है ही नहीं इसके अंदर। हालांकि ये लोग चाहते तो ये आपसे डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते, डिफाइन सेक्शन 28, आपसे डायरेक्ट सीधा पूछ लेते, या मान लीजिए कि डिस्क्राइब करने के लिए बोल देते, या बोल देते कि अब, हालांकि डिफाइन करने के लिए वजह भी है नहीं पूछने के लिए, डिफाइन कोई टर्म और एक्सप्रेशन को करा जाता है, जैसे कि डिफाइन एग्रीमेंट, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, डिफाइन फ्री कंसेंट। टर्म्स और एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए बोला। सेक्शन 28 के अंदर कोई ऐसा टर्म और एक्सप्रेशन तो है नहीं। ये बोला जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। डिफाइन प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि डिफाइन किसी स्पेसिफिक चीज को डिफाइन किया जाता है, तो डिफाइन में नहीं बन पाता क्वेश्चन।
डिस्क्राइब और डिस्कस में आ सकता है ये। तो इन्होंने क्या करा है, उसी की डिफिनेशन देके और अच्छे तरीके से चेक करने के लिए स्टूडेंट को उन्होंने उसको बोला है एग्जामिन करने के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एग्जामिन वाले क्वेश्चंस आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए और अपने दिमाग से सोचिए कि क्या इसमें एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स और डीमेरिट्स आएगी। मेरिट्स डीमेरिट्स तब आएगी जैसे मान लीजिए कि उन्होंने किसी की कोटेशन दे दिया, किसी ने उसको अलग तरीके से, मान लीजिए कि कोई जज ने कोई कमेंट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात बोल दिया, या ऑब्जर्वेशन अपना दे दिया, या किसी राइटर ने अपनी कोई बात कर दी, तो उसको तो आप मेरिट्स डिमेरिट्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो। लेकिन स्टैट्यूटरी प्रोविजन के हम मेरिट्स डिमेरिट कैसे लिख पाएंगे, आप बताइए। स्टैट्यूटरी प्रोविजन तो लेजिस्लेचर्स के द्वारा बनाया गया है, कितने सारे लोगों का दिमाग लगा होगा, कितनी उसके लिए रिसर्च करी गई होगी, तब जाके बनाया गया ना। हम कैसे लिख पाएंगे मेरिट्स डिमेरिट्स? हाँ, हम स्कॉलर्स की डेफिनेशन के डिमेरिट्स मेरिट्स लिख सकते हैं। सर इस टॉपिक में ये सेकंड क्लास है, ये थर्ड क्लास है हिमानी। पहली क्लास हुई थी मेरी डिफाइन की, कि डिफाइन में क्या लिखना है। दूसरी क्लास हुई थी मेरी डिस्क्राइब की, कि डिस्क्राइब में क्या लिखना है। तीसरी क्लास हुई थी मेरी एक्सप्लेन की, कि एक्सप्लेन में क्या लिखा जाता है। हालांकि अभी हम एक्सप्लेन वाले टॉपिक को फिर से कवर करेंगे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं। आज ये मेरी चौथी क्लास थी जिसके अंदर हम लोगों ने जाना है कि अगर एग्जामिन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है और उनके अंदर क्या लिखना है। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी। बताइए अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं समझ में आएगी, आप क्वेश्चन के मुताबिक आंसर नहीं लिख पाओगे। आप आंसर लिखोगे जो भी, थोड़ा बहुत मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक आपका आंसर नहीं होगा। यही चीज अलग करती है नॉर्मल स्टूडेंट्स को और टॉपर्स को। समझ में आया? क्योंकि टॉपर्स जो होते हैं क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर लिखते हैं। सर टाइप बी एक बार रिपीट कर दिए मीनाक्षी। देखो टाइप बी हमने बताया कि कुछ क्वेश्चन, जैसे इसके अंदर अभी आप देखिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने डायरेक्ट सेक्शन 28 को कोट कर दिया और ये नहीं बताया, उस कोटेशन के साथ ये नहीं लिखा है कि ये सेक्शन 28 है, और कहा है कि इस डेफिनेशन को एग्जामिन करो इन द लाइट ऑफ सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल they have checked your memory and how properly you have covered Indian Contract Act. So you have to, it is your duty to first of all recognize that कि ये quotation है किसकी, from where they have derived this quotation. So first of all you have to recognize that it is actually the exact reproduction of section 28 of Indian Contract Act. पहले पहचानना है। जब आपने पहचान लिया, अब उसी को इन्होंने कहा है कि एग्जामिन करो सेक्शन 28 की लाइट में। तो वो तो दोनों चीज सेम है, दोनों चीज सेम है। तो अब दोनों चीज सेम है तो उसको हम उसमें क्या एग्जामिन करेंगे? हम फिर उसके अंदर सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस थोड़ी लिखेंगे, मेरिट्स और डिमेरिट्स, क्योंकि दैट इज द स्टैट्यूटरी डेफिनेशन। हाउ कैन आई क्रिटिसाइज द स्टैट्यूटरी डेफिनेशन? कि आई कैन स्टार्ट टू राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। हाँ, रादर आई कैन somewhat rather I can criticize the definitions or the opinions of the experts or the scholars, कि उनकी जो है उसके अंदर ये कमियां है। जैसे इन द केस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जॉन ऑस्टिन ने कोई डेफिनेशन दिया तो दूसरा स्कॉलर उसको ऐसे क्रिटिसाइज कर रहा है, तीसरा ऐसे क्रिटिसाइज कर रहा है। स्टैट्यूटरी को जो डेफिनेशन हम नहीं कर सकते, तो हम वहां पे सीधा सीधा क्या करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हम बताएंगे जो डेफिनेशन है, फिर हम उसके मेन पार्ट में आ जाएंगे। मेन पार्ट क्या है? उसके अंदर दो चीजें हैं, रिस्ट्रेंट, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट करना, लिमिटेशन वाला पॉइंट, उसके एक्सेप्शंस हो गए, उसका कंक्लूजन हो गया, नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव आंसर बन जाएगा फिर वो। सर जब स्कॉलर की डेफिनेशन एंड सेक्शन दिया हो, लाइक इन फर्स्ट एग्जांपल, उसमें मेरिट्स में, डीमेरिट्स में स्टैट्यूटरी डेफिनेशन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद स्कॉलर्स डेफिनेशन। देखिए वहां पे आइडियल तरीका होता है कि जो स्कॉलर की डेफिनेशन है आप उसको करिए क्रिटिसाइज, अवॉइड करिए स्टैट्यूटरी डेफिनेशन को टच करने से। अनलेस एंड अनटिल अगर आपने पढ़ा है कि इसके ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं, या मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे कमेंट किए हुए हैं कि दिस सेक्शन इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द पीपल, दिस सेक्शन इज इट इज बीइंग मिसयूज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ वुमेन आर मिसयूजिंग दिस सेक्शन, तो उस जगह पे ये चीजें आप कोट कर सकते हो।
हाँ, टाइप बी में सेम सेक्शन से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बस घुमा दिया है और उसमें ये नहीं लिखा है कि ये 28 है, और डायरेक्ट दे के आपसे पूछ लिया है। अब आप पहली चीज तो आप पहचानो। अब जब सेक्शन 28 है, पहचान लिया है, सीधा सीधा हम लिख देंगे। हम उसके अंदर क्या करेंगे, एग्जामिन जो उसके सारे डायमेंशन होंगे हम लिख देंगे, भाई ये सेक्शन ये है, इसके अंदर ये पार्ट्स हैं इसके, ये इसका एक्सेप्शन है, इतनी सारी चीजें लिख के कंक्लूजन लिख दिया। ये एक ऑब्जेक्ट बता देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी ऑब्जेक्ट है कि एक पब्लिक पॉलिसी की है। इसकी पब्लिक पॉलिसी क्या है कि लोगों को उनके लीगल राइट्स को इन्फोर्स करवाने से ना रोका जाए, कोई एग्रीमेंट करने से, कोई एग्रीमेंट करके, ठीक है। पर उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा गया है कि कोई डिस्प्यूट्स को इजीली रिजॉल्व करवाने के लिए अगर वो पार्टी अपने मैटर को आर्बिट्रेशन को रिफर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। टाइप बी विल सिंपली राइट सेक्शन 28 के एसेंशियल्स लिमिटेशन, बिल्कुल सही कोमल, ठीक है। अगर लेकिन ये कब, अगर वो डायरेक्ट सेक्शन को पूछ रहे हैं उसको एग्जामिन करने के लिए, तो आपको ये करना है डायरेक्ट सेक्शन। अब उन्होंने सीधा सीधा नहीं पूछा कि एग्जामिन अंडर सेक्शन 28 दैट एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, इसको एग्जामिन करो, उसको पूरा कोट करके एग्जामिन करने के लिए बोला गया, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल में एंसन की डिफिनेशन 2H से बेटर लगी, वो ज्यादा एक्सप्लेन कर रही है, तब भी नहीं कर सकते, वो कम एलेबोरेटेड है या एंसन की वाइडर है। नहीं हिमानी, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि उसकी डिफिनेशन में कुछ चीजें बेटर है, तुम लिख दो उसको। मटेरियल क्या है यहाँ पे, मटेरियल ये है कि आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ पा रहे हो, आपने 2H को अच्छे से समझा है, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे। और जब आप एनालिसिस करोगे उसका, दोनों को कंपेयर या सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस, वो पॉइंट देखेगा एग्जामिनर। आपको समझ में आ रही बात? जस्ट बिकॉज कि आपने उसको सही समझ के लिखा है कि नहीं उसकी डेफिनेशन मुझे ज्यादा बेटर लग रही है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की वजह से, आप लिख सकते हो। ये आप तभी लिख पाओगे जब आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 2H कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कर रही है, कंसिडरेशन के लिए अलग डेफिनेशन है। इन्होंने थोड़ा सा कंसिडरेशन के पार्ट को और कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट को मिला दिया है एंसन ने, ठीक है। तो इसलिए इन एस्पेक्ट्स के ऊपर जरूर आप लोग काम करिए कि जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, इन डायरेक्टिव वर्ड्स का क्या मकसद है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ताकि आप क्वेश्चन के मुताबिक आंसर लिख पाओ। यही वजह होता है कि बच्चे बहुत बार मेंस नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि आंसर जो होता है, हमने बताया इससे पहले भी कि स्कूल से वो लिखते हुए चले आ रहे हैं। हमने आपको बताया था, अपना एक एग्जाम्पल भी दिया था कि ग्रेजुएशन हम कर रहे थे बीकॉम, तो वहां पे हम अपने सीनियर से पूछते थे बताइए आंसर में क्या लिखें, तो वो ये हमें गाइडेंस क्या देते थे, कॉपी भर के आना, पास हो जाओगे, कॉपी भर के आना, पास हो जाओगे, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया हो, बस एक की टर्म पकड़ लेना, उसके बारे में जो जानते हो लिख दो। तो जैसे भी हम लोगों ने क्वेश्चन पकड़ा है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे सीनियर्स ने हमें गाइडेंस दी थी कि अगर मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, पूरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया कोई मैटर नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, जो कुछ जानते हो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिख दो, ये गाइडेंस। तो अगर आप सोचिए कि कोई बच्चा इस तरीके की गाइडेंस से निकल के आ रहा हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जाके वो मेंस का एग्जाम लिखने लग जाएगा, तो आपको लगता है कि वो मेंस निकाल पाएगा? बहुत कम चांसेस हो जाएंगे। आप डेफिनेशन लिखोगे, मार्क्स तो मिलेंगे, मार्क्स, लेकिन वो क्वेश्चन रिक्वायरमेंट के, तो याद रखिएगा ज्यादातर बच्चे जो है भागते हैं इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चंस, इस तरह के, यही क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। जिससे आप भागोगे उसमें मार्क्स ज्यादा है, जो आप आसानी से कर लोगे उसमें मार्क्स कम है। अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा, राइट अ शॉर्ट नोट, डिफाइन दिस, डिफाइन दैट, राइट, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, राइट सीधे सीधे फैक्ट्स लिखा, डेफिनेशन फैक्ट्स, कम मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि आप सोचिए कितने सारे बच्चे उस आंसर को अटेम्प्ट करेंगे, कितना सजा सजा के उसको लिखेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में फंस जाएंगे। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे, तो इसमें मार्क्स ज्यादा मिलेगा आपको, बाय डिफॉल्ट आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो है इस तरह के क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, वो रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन की क्या है। क्या उनके लिए आसान होता है? डिफाइन, डिस्क्राइब, डिस्कस, ये वाले क्वेश्चन बहुत होता है। एसेंशियल्स लिखा, कंक्लूजन लिख दिया, आंसर हो गया, क्योंकि बहुत आसान तरीका होता है लिख देने का, लेकिन वहां पे मार्क्स कम है, क्योंकि वही क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, ज्यादातर स्टूडेंट ने, इससे भागते हैं। अगर ये ऑप्शन में होगा तो छोड़ देंगे,
जो आसान लगेगा उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको अटेम्प्ट करिए, इन क्वेश्चन से भागिए ना, इसको अटेम्प्ट करिए, इसमें ज्यादा मार्क्स है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को काफी क्लैरिटी आई होगी। सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बाइफरकेशन की है, सबकी एंशन में मिक्स कर दिया है, दो तीन चीजें सही। सर ये आजकल भी होता है, मुझे भी मिली है यही गाइडेंस, तो अब आप समझ लीजिए। अब अगर आप ये गाइडेंस के जरिए इंसान आगे बढ़ के आ रहा है कि कॉपी भर के आना पास हो जाओगे, तो आप उम्मीद करिए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बच्चा कैसे आंसर लिखेगा। तो जिनको बचपने से प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, जिनके पेरेंट्स ने भी ऑलरेडी कोई कंपटीशन निकाला है तो उनको पता होता है, स्कूल से अच्छी गाइडेंस मिल रही है, अच्छे सीनियर्स हैं, भाई बहन हैं, अच्छे सिबलिंग्स हैं, वो गाइड कर रहे हैं, देखो बेटा इसमें ये लिखना है, इसमें ये लिखना है, ये चीज करो, तो उसको बहुत आसानी हो जाती है। इस तरह के बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। जो मिसगाइड हो जाते हैं हम लोग, कोई सीनियर सोचिए इस तरह की चीजें बता रहे, कॉपी भर के आना पास हो जाओगे, और आपको सही बताएं, आप कॉपी भरोगे ग्रेजुएशन के अंदर पास भी हो जाओगे आप, ये भी सबसे बड़ी बात है। आप कॉपी भरोगे आप पास भी हो जाओगे, लेकिन थोड़ा मार्क्स मिल जाता है बच्चे को, निकाल देते हैं चलो पास हो जाएगा, लेकिन वो कंपटीशन में थोड़ी चल पाती है वो सब चीजें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम गाइडेंस देने के लिए तैयार हैं। हम इसीलिए जहां जहां पे बच्चों को नोटिस कर रहे हैं कि जो जो एरिया वीक है बच्चों का, हम उस पर काम कर रहे हैं। नहीं तो हम सिर्फ पहले लॉ के ऊपर फोकस करते थे, लेकिन फिर हमें एहसास होने लगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉ में दिक्कत है। फिर एहसास होने लगा, जब से कॉपीज चेक करना शुरू करी तब एहसास होने लगा कि असल प्रॉब्लम तो ये सब है, बाद में लॉ वाली दिक्कत आ रही है। तो फिर हमने ये एहसास किया कि अब हम इस पे भी काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है कि स्टूडेंट के पास गाइडेंस ही नहीं है आंसर लिखने के लिए, और इसके ऊपर मैं देखता हूं कि बहुत कम लोग काम करते हैं। तो ये हमें अपने आप को इवॉल्व जो किया है, ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक किया है। जब स्टूडेंट्स को देखा देखा समझा तो हमें समझ में आया कि ये गलतियां हो रही हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के काफी क्लैरिटी आई होगी आज के इसी लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे।